हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के हिंदी के लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को आपका FA3 का रिज़ल्ट मिल चुका होगा। उस रिज़ल्ट के अनुसार आप सभी को कितनी और मेहनत करनी होगी उसका अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप सब लोग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर पढ़ना शुरू कर दीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपका जो आगे का रिजल्ट हो वह इससे भी अच्छा हो। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने काव्य 20 धरती की शान उसके बारे में पढ़ाई की थी, उसकी समझौती प्राप्त की थी और मैंने आप सभी को होमवर्क में उसका स्वाध्याय लिखने को कहा था। लेकिन आज मैं भी आप सभी को उसके स्वाध्याय का रिवीजन कराने वाली हूँ। अगर किसी को कोई आंसर ना मिला हो तो आज वो मेरे साथ साथ लिखेगा और अगर लिख लिया है तो आप इस लेक्चर में देखेंगे कि आपका जो जवाब है वह बराबर है या नहीं। पहले हम काव्य में क्या पढ़ा था उसकी समझौती प्राप्त कर लेते हैं। हमने धरती की शान जो मनुष्य है वह धरती की सबसे बड़ी शान है उसके बारे में पढ़ाई की थी कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी मुट्ठियों में तूफान को बंद कर सकता है। मनुष्य सबसे बड़ा महान प्राणी इस धरती पर है। हमने देखा था कि वह पहाड़ों को फोड़ सकता है और नदियों का जो रुख है वह भी मोड़ सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि वह मिट्टी से अमृत भी निचोड़ सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वह धरती आसमान को एक कर सकता है और इस मनुष्य में तो स्वयं भगवान रूपी आत्मा बसी हुई होती है, इसीलिए उनके जो प्राण है वह अमर है। उसके बाद हमने देखा था कि मनुष्य की नयन में ज्वाला होती है और उनकी गति में भूचाल होता है। वह ऐसी गति रखते हैं कि उनसे भूचाल भी ला सकते हैं। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी कि हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई ईश्वर रहता है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि हर एक मनुष्य के अंदर महाकाल यानी कि भगवान शिव शंकर जैसी ताकत छुपी हुई होती है। उसके बाद हमने देखा था कि मनुष्य का जो ललाट जो उसका जो लाल पृथ्वी का लाल यानी कि वह पृथ्वी का सबसे महान पुत्र है और उसका जो ललाट जो मस्तक है वह हिमालय की तरह ऊंचा है। आगे हमने देखा था कि मनुष्य में ऐसी ताकत है कि वह शिव के तांडव की तरह विनाश करने की शक्ति रखता है। उसके बाद हमने देखा था कि निज को तू जान जरा शक्ति पहचान तेरी वाणी में युगों का आह्वान, यानी कि खुद को तू पहचान तेरे अंदर अपार शक्तियाँ छिपी हुई है।
उन शक्तियों को पहचान, उन शक्तियों को जानने की कोशिश कर और इस शक्ति से, इस वाणी से तू युग में नया परिवर्तन ला सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो मनुष्य है वो धरती सा धीर यानी कि धरती के समान धीरज रखने वाला भी होता है और अग्नि के समान जला देने वाला भी होता है। उसके बाद देखा था कि अगर वो चाहे तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है और जो पाप धरती पर जो पाप बढ़ रहे हैं उस पाप को वह बढ़ने से रोक सकता है। आगे हमने देखा था कि वो धरती पर जो पशुता यानी कि जो बुराइयां बढ़ रही है उसे रोकने का भी और उससे आगे बढ़ने ना देने की शक्ति भी मनुष्य में ही होती है। अपनी हिम्मत को जगाकर तू उस बुराइयों को परास्त कर सकता है, रोक सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि गुरु सा मतिमान पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यानी कि मनुष्य तू अपने गुरु के जैसा मतिमान और पवन से भी तेज गति रखने वाला है। तेरी उड़ान आकाश के जैसी है और तू चाहे ऐसी उड़ान भर सकता है। तो इस काव्य में लेखक ने सबसे बुद्धिशाली प्राणी मनुष्य को बताया है कि वह धरती की शान है, वो जो चाहे वह कर सकता है। यह समझौती हमने प्राप्त की थी। कई ऐसे शब्द है जिसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको समानार्थी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान कौन है? कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान कौन है? तो उसका आंसर है कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान मनुष्य है। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा क्वेश्चन था, आप क्या क्या कर सकते हैं? आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उसका आंसर है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वह सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। मैं एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है वह गौण प्रश्न माना जाता है कि इसका उत्तर आप जो भी लिखे वह राइट होगा, क्योंकि आप क्या क्या कर सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसका आंसर आप जो भी लिखोगे वह सही ही होगा। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? इसका आंसर लिखिए। अन्य जीवों से मनुष्य महान है क्योंकि
क्योंकि अन्य जीव अभी भी बहुत पीछे है। अन्य जीव अभी भी बहुत पीछे है। जबकि मनुष्य ने जल थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथा क्वेश्चन है, धरती सा धीर किससे कहा गया है? धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, हमने काव्य में देखा था कि धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा क्वेश्चन, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? देखिए, मैंने आपको काव्य की शुरुआत में ही कहा था कि लेखक का नाम याद रखना ये आप सभी को बहुत उपयोगी हो सकता है। तो इस काव्य में ही यह प्रश्न है कि धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो आंसर लिखिए, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। पंडित भरत व्यास है। आपको लेखक का नाम ऐसे ही पूछा जाएगा तो सभी पाठ और सभी काव्य के जो लेखक है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? तो इसका उत्तर सविस्तर है, यानी कि आपको इसका उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखना होगा। तो लिखिए आंसर। कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है। पर्वतों को फोड़ सकता है। वह चाहे तो नदियों का रुख मोड़ सकता है। नदियों का रुख मोड़ सकता है।
मनुष्य अगर ठान ले तो मनुष्य अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य अगर चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है। मनुष्य पवन सा गतिमान है। इसीलिए वह आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भरने में सफल रहा है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका आंसर लिखिए। धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अमर है। इस दृष्टि से मनुष्य अमर है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य पीछे नहीं हटना चाहिए। कठिन से कठिन कार्य में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। इस काव्य से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखिए। धरती की शान से
कवि धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है। इसीलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के जो विचार है वह अलग अलग होते हैं। तो मैं फिर भी आपको इसका आंसर लिखवा देती हूँ। अगर आप अपने तरीके से इसका आंसर लिखना चाहे तो वह भी गलत नहीं होगा। आंसर लिखिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पत्थरों को फोड़ सकता है। वह चाहे तो पत्थरों को फोड़ सकता है। वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है। वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है। वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। हर असंभव कार्य को
संभव बना सकता है। 5वां क्वेश्चन, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखिए। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता। इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची उड़ान भर सकता है। वह चाहे तो ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आगे जो प्रश्न 3 है, काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यह मैंने आप सभी को अच्छी तरीके से समझाई थी, तो आप अपने तरीके से इसका भाव स्पष्ट कीजिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। भूचाल, तो भूचाल का समानार्थी शब्द है भूकंप। भूचाल का समानार्थी शब्द है भूकंप। हिमगिरी का समानार्थी शब्द है हिमालय। वाणी का समानार्थी शब्द है वचन। वाणी का समानार्थी शब्द है वचन। तूफान का समानार्थी शब्द है कहर। अमृत का समानार्थी शब्द है सुधा। अमृत का समानार्थी शब्द है सुधा। धीर यानी कि धैर्य युक्त। धीर का समानार्थी शब्द है धैर्य युक्त। हिम्मत का समानार्थी शब्द है वीरता। नभ का समानार्थी तो आप सभी को पता होगा, नभ यानी कि आकाश। नभ का समानार्थी शब्द है आकाश। नीच यानी कि
अपना, निज का समानार्थी शब्द अपना। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि विरोधार्थी शब्द। अमृत, अमृत का विरोधार्थी शब्द है जहर। अंबर, अंबर का विरोधार्थी शब्द है धरती। अमर, अमर तो मृत्यु। धीर, धीर का विरोधार्थी है अधीर। वीर, वीर का विरोधार्थी शब्द है कायर। पाप, पाप का विरोधार्थी तो आप सभी को मालूम होगा पुण्य। पाप का विरोधार्थी होता है पुण्य। जीवन, जीवन का विरोधार्थी शब्द है मृत्यु। जीवन का विरोधार्थी शब्द है मृत्यु। 6ठा प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो यह तो काव्य पंक्ति के अनुसार ही है, फिर भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तू जो चाहे पर्वतों पहाड़ों को फोड़ दे, ब फोड़ दे इसका आंसर है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, इसका भी आंसर ब होगा भाल। खुद को तू जान इस शक्ति को पहचान। तीसरे प्रश्न का उत्तर है खुद को तू जान जरा शक्ति पहचान। चौथे क्वेश्चन का आंसर है तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा नीच। नीच, नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान। नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान। चौथे क्वेश्चन का आंसर है तू जो अगर हिम्मत से काम ले, काम ले, काम यानी कि क है इसका सही आंसर। और 7वां क्वेश्चन है काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो यह भी आपको टेक्स्ट बुक्स में से मिल जाएगी, तो यह भी आपको होमवर्क के रूप में करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा आज का जो स्वाध्याय लिखने का लेक्चर था वो यहाँ समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने मेरे साथ साथ यह स्वाध्याय लिखा होगा, और जिसने लिख लिया होगा वह चेक कर ले एक बार कि उसके सभी आंसर सही है। थैंक यू सो मच।